Hello everyone, welcome to NK Law classes. We are in the series of discussion of the MSPT, CLAT, etc. law entrance exams, legal aptitude subject. In law of tort, today we are going to discuss certain defenses available. So guys, in the previous lecture, we had discussed three types of torts. The torts which happen at three places, one on the person, that is on the body, another on the property and another on the reputation. तो पर्सन बॉडी के ऊपर चार टाइप के टॉर्ट्स होते हैं which are assault, battery, mayhem and false imprisonment. We have already seen all this. Then there comes the torts which happen on the property. There are two types of property, movable property, immovable property, and on both the tort which will happen is trespass. We have already seen this as well. And then comes the reputation, that is mine. उसके ऊपर जो tort होता है, that is defamation. Defamation could be libel, it could be slander, or it could be innuendo. This also we have seen. So what we are going to see today is the defenses available to the defendant. So first, you people need to understand who is defendant, who is plaintiff. For example, For example, there are two boys. One is Raj, another is Vijay. Now, विजय इज अक्यूजिंग कि जो जय है उसने विजय के ऊपर असॉल्ट किया है. मतलब जय ने मानो कि विजय के ऊपर हाथ उठाया, चाटा मारा वगैरह कुछ भी असॉल्ट किया है, ऐसा विजय का बोलना है. सो द पर्सन हु हैज दिस कंप्लेंट कि भाई सामने वाले ने मेरे पे ऐसा कुछ तो भी टॉर्ट कमिट किया है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लेंटिफ. वो कोर्ट में अपना प्लेंट फाइल करेगा कि मेरे साथ ये टॉर्ट हुआ है. एंड द पर्सन जिसके अगेंस्ट ये प्लेंट फाइल हो रहा है कि ये बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया है, that person is called as defendant. So Jay would be defendant क्योंकि उसने assault किया है, ऐसा विजय का बोलना है. विजय is a plaintiff. तो जो defenses होते हैं वो हमेशा किसको available होते हैं? Defendant को. मतलब it is kind of a justification जो defendant को अपने आप को innocent prove करने के लिए कोर्ट में बोलना होता है कि हाँ मैंने assault किया था, तो उसकी ये वजह थी, उसकी वजह से मैंने assault किया था. तो ऐसे टोटल 8 दिए हुए हैं डिफेंसेस. 8 में से किसी में भी एक में उसका केस फिट हो जाएगा, जय का केस. यू कैन प्रूव ये रीजन की वजह से असॉल्ट हुआ था या इस तरीके से असॉल्ट हुआ था. देन देयर वोंट बी एनी रेमेडी और एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट जय. जय बोले तो आपका जो डिफेंडेंट है वो. तो फर्स्ट डिफेंस अवेलेबल इज सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? जय वुड से हाँ मैंने विजय के ऊपर हाथ उठाया था बिकॉज विजय हैड असॉल्टेड मी फर्स्ट. विजय ने मेरे पे हाथ उठाया तो आई कांट सिट ऐसे ही साइलेंटली, व्हिच वन कोर्ट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आप ऐसे चुपचाप बैठे रहो, फिर पुलिस के पास जाओ, फिर आप जाओ कोर्ट में. ऑल दैट कोर्ट से इसकी छोटी मोटी बातें होती है, आपके एंड से ही आप खत्म कर सकते हो, व्हिच इज कॉल्ड एज सेल्फ डिफेंस. अभी सेल्फ डिफेंस में द पर्सन कैन डिफेंड हिमसेल्फ. पर्सन कैन डिफेंड हिज फर्स्ट फैमिली मेंबर्स लाइक पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन वगैरह. उसके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो वो थोड़ी देखते बैठे रहेगा कि नहीं ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, दिस वुड बी द डिफेंस ऑफ सम अदर पर्सन. वैसा नहीं होता. इवन दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ डिफेंस एंड समटाइम्स इवन इट इज अलाउड फॉर द स्ट्रेंजर. आपकी आंखों के सामने कोई बंदा किसी एक बंदे को रास्ते वैसे मार रहा है, यू वांट टू इंटरवीन, यू वांट टू स्टॉप दैट पर्सन एंड विदाउट हिटिंग दैट पर्सन इफ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. इफ यू फील कि अगर आपने उस बंदे को नहीं स्टॉप किया एक जोरदार पंच देके, that person may severely injure the other person, there is a right you can hit that person. So these all are under the self defense. अगर डिफेंडेंट से ये प्रूव कर दिया कि हाँ ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, there won't be any action taken against him. Similar to this is second one, defense of one's own property. अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी कोई लेकर जा रहा है, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा एक प्लॉट पड़ा है, जबरदस्ती से कोई उसके ऊपर घुस के आया है, मैंने उन लोग को मना भी किया कि दिस वुड बी ट्रेसपास, यू कांट एंटर इनटू माय प्रीमाइस विदाउट माय परमिशन. फिर भी सामने वाला बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है. यू कांट सिट देयर. नो, इफ यू हैव टू अप्लाई सर्टेन डिग्री ऑफ फोर्स, यू हैव टू एक्सपेल दैट पर्सन. आपको उसको धक्के वक्के मार के निकालना है, ऑल दैट यू कैन डू दैट. सो दिस इज ऑल्सो द डिफेंस. व्हाई शुड आई अलाउ समवन टू एंटर टू माय प्रीमाइस माय प्रॉपर्टी? थर्ड इज टू प्रिवेंट अ फोर्सिबल एंट्री और सीजर ऑफ चैटल्स. चैटल्स बोले तो गुड्स. अगर कोई
मेरे हाथ में से मेरा मोबाइल छीन के जा रहा है, मेरी पर्स छीन के जा रहा है, मेरे गले में से चेन निकाल के जा रहा है, या तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई और चीज मेरे हाथ में है, कोई फोर्सिबली ले रहा है, मेरे घर पे कोई चीज पड़ी है, मेरे घर पे आके कोई बंदा ऐसे उठा के लेकर जा रहा है, लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ थामे रख के बैठी रहूं. आई हैव टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दिस एक्शन. For that, I may have to apply force on that person. अभी कोई मेरा मोबाइल लेकर जा रहा है, if I may have to hit that person, I may have to hit that person. So this is not called assault. वो बंदा मुझे assault का charges मेरे पे नहीं लगा सकता है. The next one is an exercise of parental or quasi-parental authority. India के law के accordingly, parents have all the rights to give chatas to their kids. अपने यहाँ पे यूएस वगैरह यूरोप जैसे लॉज नहीं है वेयर पेरेंट्स कांट इवन रेज वॉइस टू देयर चिल्ड्रन. हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ पे बच्चे भी वैसे रहते हैं दैट दे डोंट गिव सच काइंड ऑफ चांस. अपने यहाँ पे तो पेरेंट्स को पेरेंटल अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का पूरा राइट है. मीन्स व्हाट कि अगर उन्होंने कुछ चाटा बाटा वगैरह मारा किया ऐसा, मतलब इट कैन नॉट बी अनरीजनेबल. It cannot be without justification. Parents have a reason and it is for the good betterment of the kids. And in the required reasonable degree, parents को right है कि hit करने का. Quasi parental authority मतलब teachers and all, या तो जिसको child का जिम्मेदारी दिया हुआ है, that person has a right to scold child, sometimes even hit the child and all that. तो quasi parental authority में आता है. But again the same conditions apply. It has to be in a reasonable degree. जैसे स्कूल में होता है ना, हर महीने में एक आधा बार तो न्यूज़पेपर में आ ही जाता है कि किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को होमवर्क ना करने की वजह से या थोड़ा बहुत स्कूल में मस्ती कर रहा था, इस तरीके से मारा कि उसके हाथ पैर टूट गए, सूजन आ गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. गाल पे अगर चाटा मारा तो परमानेंटली डेफनेस कान में आ गया एंड ऑल दैट. तो इतनी डिग्री का नहीं, इट हैज टू बी इन अ रीजनेबल डिग्री एंड देयर हैज टू बी रीजन फॉर डूइंग दैट. इट कैन बी जस्ट अथॉरिटी मिला है तो मारते जाओ. सो दिस इज ऑल्सो गुड डिफेंस. लीव एंड लाइसेंस. लीव एंड लाइसेंस का मतलब होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया कि प्लेंटिफ ने खुद ने ही मुझे परमिशन दिया था. मानो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में बॉक्सिंग का गेम चालू था. अभी बॉक्सिंग में तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे और जय बोल रहा है विजय ने मुझे मुक्का मारा. विजय वुड से सॉरी बॉस, देयर वाज अ लीव एंड लाइसेंस. वी वर प्लेइंग द गेम ऑफ बॉक्सिंग जिसमें ही विल आल्सो हिट मी एंड आई एम आल्सो गोइंग टू हिट बैक हिम. So it was his consent, उसकी consent से ही हुआ है जो भी उसको हुआ है. So there is no assault from my end. So basically leave and license में क्या होता है कि properly consent मिलती है. This topic we are again going to discuss in the next lecture, negligence वाले में, where we will be discussing voluntary non-fit injuria का maximum with the case law. Preservation of the public peace. कभी कभार ऐसे mob जमा हो जाता है, फिर मॉब वायलेंट बनता है, प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्ट्रॉय या तो कर देता है या तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी करने लगेगा. पुलिस ऐसे ही हाथ पे हाथ जोड़े तो बैठे नहीं रहेगी. पुलिस या तो जो भी अथॉरिटी है, इफ दे हैव टू टेक एनी हार्श एक्शन लाइक लाठीचार्ज एंड ऑल दैट, इट्स ऑल जस्टिफाइड बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द पब्लिक पीस. मानो कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाई और कोई प्रॉपर सिविलाइज लोग है, उन लोग को लगता है कि वी नीड टू टेक सम एक्शन. दो ग्रुप के बीच में स्ट्रीट फाइट वगैरह हो जाती है ना, before it takes too huge this thing form, like वो riots bites में convert ना हो जाए उसके पहले कुछ लोग आके intervene करके दोनों साइड के लोगों को मारते हैं so that they become scattered and there is a peace maintained and all that. तो वैसे पर्पस के लिए अगर किसी के ऊपर हाथ उठाना भी पड़ा तो that's fine. Legal process. कोर्ट से बंदा आया वारंट लेके किसी को अरेस्ट करने के लिए, यू कैन से कि वो मेरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करके चला गया बिकॉज ही टच बी इन या तो कोई बंदा भाग रहा है कोर्ट के आदमी को देख के, उससे उसको भाग के पकड़ लिया जबरदस्ती से, फिर शायद कफ्स पहना दिए या तो जबरदस्ती से उसको वैन में अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर गए. यू कैन नॉट से कि दे हैव कमिटेड असॉल्ट और बैटरी ऑन मी बिकॉज जो लोग आए थे, these people were exercising any such action pursuant to some legal process. उन लोग के पास वारंट वगैरह कुछ था या तो वारंट की जरूरत नहीं थी, वैसा कुछ ऑफेंस हुआ था. सो बेसिकली लीगल प्रोसेस के तहत अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है, एक्शन ले रहा है, इट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. एंड द लास्ट वन इज इनएविटेबल एक्सीडेंट. इवन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर. इनएविटेबल मतलब जिसको आप रोक ही नहीं सकते हो ना, वैसा एक्सीडेंट. कभी कभार क्या होता है, यू आर ड्राइविंग एकदम प्रॉपरली सेफली, नॉर्मल ट्रैफिक है, आगे पीछे सब जगह पे गाड़ियां है,
पीछे वाली गाड़ी ने आके आपको इस तरीके से हिट किया कि आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी के साथ टकरा गई। तो इन दिस केस देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ योर्स। आपके आगे की गाड़ी वाला है, अगर उसने आपके ऊपर असॉल्ट वसॉल्ट का ऐसा कुछ तो भी चार्जेस लगा दिया, क्यों ना आपने रैश ड्राइविंग किया, नेग्लिजेंट ड्राइविंग किया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी को मुझे इतना नुकसान हुआ, बट यू से कि दिस वाज नॉट इन माय हैंड, आई वाज आल्सो हेल्पलेस, मैं क्या कर सकता हूँ। पीछे की गाड़ी मुझसे टकराई, दैट्स द रीजन आई आल्सो कोलाइडेड विथ यू। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। या तो कोई प्लेन क्रैश वगैरह होता है, उसकी डेब्रीज वगैरह जो होती है हर जगह पे बिखर के गिरती है, तो यू कैंट से यू नो यू कुड हैव प्रिवेंटेड दैट, दैट इज काइंड ऑफ अ इनएविटेबल एक्सीडेंट। समझा? तो अगर डिफेंडेंट ये 8 में से कोई एक चीज प्रूव कर देता है, तो फिर उसके अगेंस्ट ये जो असॉल्ट, बैटरी में वगैरह वाले चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। Okay, guys, do not forget to visit our website www.nklawclasses.com to see various courses offered by us, and do not forget to subscribe our YouTube channel NK Law Classes Mumbai. Thank you, guys.